हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है सभी? बहुत दिनों बाद है ना, कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये पता है हमारे नए एक्ट आए हैं कुछ, कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तीनों एक्ट आए हैं। ये इनएक्ट हुए थे 25 दिसंबर 2023 और इन्फोर्समेंट कब होंगे? इन्फोर्स कब से हो गए? 1 जुलाई 2024। ये बातें आपको ऑलरेडी पता है, ऐसे ही बताया बस मैंने। अब बात ही आती है, सबको डाउट क्या है? नए एक्ट जो इन्फोर्स हो चुके हैं, जुलाई से मतलब होने वाले, नोटिफिकेशन में जारी हो चुका है। अब प्रॉब्लम इज दैट कि क्या आने वाली वैकेंसी में नए एक्ट आएंगे या पुराने आएंगे? देखो ये डिपेंड करता है। बहुत से स्टेट ऐसे हैं जो कि नए एक्ट ही देंगे। 90% चांसेस सभी आने वाली वैकेंसी में, जो अब इलेक्शन के बाद जितनी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट होगा, सब में नए एक्ट आएंगे। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अब भी पुराने एक्ट पूछ सकते हैं। नॉट श्योर, कोई भी पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता। प्रॉब्लम ये है क्या हम नए एक्ट पढ़े या पुराने पढ़े? देखो अब आपको क्या करना है, नए एक्ट के साथ साथ पुराने एक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। क्यों? अगर आपने नया एक्ट पढ़ लिया प्री तो क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। अगर नए एक्ट इन्फोर्स हो रहे हैं, एग्जाम में नोटिफिकेशन में इशू कर दिया कि नए एक्ट आएंगे, तो प्री आराम से हो जाएगा। लेकिन मेंस की प्रॉब्लम यह है, सपोज सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया था किसमें? कांतिकाली वर्सेस बॉम्बे, देवमोहन उपाध्याय। किसकी बात करें? सेक्शन 27 की बात करें, ना कि नए वाले एक्ट के सेक्शन की बात करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पुराने एक्ट भी साथ साथ लेके चलने पड़ेंगे ताकि आपके दोनों चीजें तैयार हो, मेंस में आप इजीली उसको लिंक कर सको। केस लो यूज करना है तो पुराने एक्ट का प्रोविजन भी पता होगा, तभी तो यूज करेंगे, उसके बिना नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, नए एक्ट के साथ साथ पुराने एक्ट भी स्टार्ट करेंगे। सीआरपीसी का एक बैच हमारा चल रहा है 9 डेली ऑनलाइन के बैच। ऑफलाइन तो बाकी बहुत सारी चीजें चल रही है, ऑनलाइन की बात करें, कोई ज्वाइन करना चाहता है तो इन्फॉर्म कर सकता है, अदरवाइज इतना जरूरी नहीं है क्योंकि पढ़ा हुआ सब कुछ है, आप उससे रिवाइज करते रहे। हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सीआरपीसी के कुछ प्रोविजन की बात करेंगे। क्या करेंगे? सीआरपीसी कुछ प्रोविजन की बात करेंगे, क्या क्या किस किस तरह से लागू हुआ। मैं आपको एक बार नया बैरेक्ट दिखाना चाहूंगा। नए बैरेक्ट में अगर आपने नोटिस किया होगा, स्टार्टिंग में टेबल दी है। इस टेबल में क्या है? हमें ये बताया गया है कि कौन से प्रोविजन अब किस सेक्शन में है, पहले किस सेक्शन में थे। अगर आप टेबल देखेंगे तो आपको इस तरह से कुछ मिलेगा वहां पर। इस तरह से एक टेबल मिलेगी, कुछ में लिखा हुआ है, कुछ में सिर्फ सेक्शन दिए गए कि ये सेक्शन पहले इस सेक्शन में था, अब इस सेक्शन में है। तो यहाँ से आप सेक्शन टैकल कर सकते हो। अगर आप सीआरपीसी की बात करें, सीआरपीसी इन्फोर्स कब हुआ है? 1 जुलाई 2024। बना कब था? 25 दिसंबर। पहले वाला कब बना था? इन्फोर्स कब हुआ था? डेट आपको शायद मालूम है। इन्फोर्स कब हुआ था? 1 अप्रैल से। अब हम नए की बात करें, कहाँ कहाँ लागू हो। ठीक है, सबसे पहले चलिए एक काम करते हैं, फिर हम सीआरपीसी ही स्टार्ट करते हैं। डेली एक क्लास करेंगे ऊपर ऊपर से, ताकि आपको जो प्रोविजन है वो याद हो जाए, जो चेंज हुआ है वो चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, मेंस में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्री के हिसाब से करेंगे। सेक्शन 1, सेक्शन 1 ने क्या बात की? सेक्शन 1 जो प्रीलिमिनरी चैप्टर है इसका, उसमें कुछ सेक्शन दिए गए हैं, उन्होंने क्या क्या बात की है? सेक्शन 1 का सब क्लोज 1 कहता है। इसका नाम क्या कहते हैं? इसका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा नियम, है ना? अब ये अप्लाई कहाँ कहाँ होता है? सब क्लोज 2 एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ लागू होता है? ऑल ओवर इंडिया। पहले क्या था? इंडिया में लागू होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। वहां पे जम्मू एंड कश्मीर कब लागू हुआ था? 31 अक्टूबर 2019। ये सब तो मालूम होगा। ठीक है, अब क्या है? ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर इज ए पार्ट ऑफ इंडिया, तो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। लेकिन यहाँ पे 2 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पर सीआरपीसी पूरी तरह से लागू नहीं है। पहला क्या है? नागालैंड लागू है सीआरपीसी, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं है। नंबर 2 क्या होता है? ट्राइबल एरिया। अब बात होती है नागालैंड। किस केस में कहती है बात कि नागालैंड पे लागू नहीं हुआ? इससे रिलेटेड कौन सा केस है? रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ रतन सिंह। ये प्री में अभी पूछा जाता था, पहले भी काफी बार पूछा गया। वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड। याद रहेगा सबको? हाँ सर, याद रहेगा।
अब ट्रैक एरिया की बात करें, पहले भी जो दिया गया था वही है, कौन सा, जो 21 जनवरी से पहले, बिफोर 21 जनवरी 1972 क्या था, पार्ट ऑफ ऐसा जो 21 जनवरी 1972 से पहले असम का भाग था उस पर लागू नहीं होगा पूरी तरह से। कौन कौन से चैप्टर लागू होंगे वह आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, मैं ऊपर ऊपर की चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में सेल्फ स्टडी में आसानी रहे, क्योंकि बहुत से हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ टाइम, है ना, कुछ वर्किंग वो भी देख सकते हैं। ये क्लासेस देखने के बाद आप डायरेक्ट खुद पढ़ोगे तो सब कुछ याद आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? दो क्लोज है, दोनों हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन क्लोज। सेक्शन 2 इसकी बात करें, सेक्शन 2 वहां पर भी डेफिनेशन क्लोज था, अभी क्या है डेफिनेशन क्लोज। अब जो डेफिनेशन वहां पे दी गई थी उस डेफिनेशन को मैं लेके चलूंगा, यहाँ से नए एक्ट की डेफिनेशन ना उठाते हुए हम सीक्वेंस वही रखेंगे जो पहले थे। नहीं, मैं इसलिए नहीं उठाता कि आपको पढ़ने में आसानी रहे। क्यों? क्योंकि पहले वाले आपको ऑलरेडी याद है। पहले तो ये क्या था, इसको रब कर देते हैं पहले। चलिए रिवाइज कीजिए। पहले टू में क्या था, बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? शायद जिनमें बेल मिल जाती है, भाई बेल तो मिल जाती है बेल में। चलिए उससे पहले दो चीज और समझिए आप। जो पहला सीआरपीसी था हमारा, बीएनएस की बात करें नहीं करें, सीआरपीसी की बात करें, उसमें क्या थे टोटल सेक्शन। टोटल सेक्शन कितने थे? 484, ठीक है जी। और टोटल चैप्टर कितने थे? कितने थे? 37। और टोटल शेड्यूल कितने थे? शेड्यूल 2 थे। अब इन दो शेड्यूल की बात करें, ये जो के दो इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, अंदर चेंज हुआ, लेकिन क्वांटिटी में कितनी इसमें एंट्रीज हैं वो चीजें सब ऑलमोस्ट सेम है। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, अलग से कोई एक तरह से टेबल दे दी पीछे में लास्ट में, उस टेबल में कुछ ऑफेंस को क्लासिफाइड कर दिया, कुछ के फॉर्म बता दिए, वो चीजें। शेड्यूल 1 क्या बात करता है, 2 क्या बात करता है? शेड्यूल 1 ये बात करता है कि चीज की क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, मतलब जो अपराध हैं, अपराधों का वर्गीकरण। मतलब क्या है कि अपराध जो होते हैं, अपराध को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, जैसे बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, ट्रायल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, है ना, कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, उनकी बात करते हैं। मतलब जो भी बेलेबल होंगे या नॉन बेलेबल होंगे, कंपाउंडेबल होंगे, नॉन कंपाउंडेबल होंगे, कॉग्निजेबल होंगे, नॉन कॉग्निजेबल होंगे, कहां दिया गया है? शेड्यूल 1 में दिया गया है। शेड्यूल को किसकी बात कर रहे हैं? फॉर्म, एक तरह से फॉर्मेट, हिंदी में कह सकते हैं प्रारूप, कि कोई भी चीज इशू कर रहा है कोर्ट, या आप कोई एप्लीकेशन कोर्ट में इशू कर रहे हो, कोई अप्लाई कर रहे हो कुछ चीज के लिए, तो उसका फॉर्म कैसा होगा, उसकी एक तरह से उसका प्रारूप कैसा होगा, किस तरह की एप्लीकेशन आप कोर्ट में दे सकते हैं, या कोर्ट कोई ऑर्डर समन इशू कर रहा है तो किस तरह के फॉर्मेट में होगा, वो फॉर्मेट कहाँ दिया गया? शेड्यूल 2 में। यहाँ तक समझ में आया? कोई आपत्ति होती किसी को? देखो अगर कहीं पे किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज बॉक्स में या फिर काम कर सकते हैं, इसमें कमेंट में कोई भी चीज पूछ सकते हैं जहां पे आपको डाउट हो। अब तो अच्छा, अब कितने हैं? 39 और कितने हैं? 531 सेक्शन है। ये बीएनएस की बात कर रहे हैं, ये बात ठीक है, याद रहेगा। सॉरी, अब हम पहले डेफिनेशन की बात रब कर दे। चलिए पुराने सीआरपीसी की जो डेफिनेशन थी नंबर 1, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगी, सबसे पहले भी कुछ टाइम लगेगा, पुरानी नई डेफिनेशन क्लोज करने के लिए टाइम लगेगा, तो पहले आपको ऑलरेडी याद है। 2A किसकी बात करता था? ये बात करता था बेलेबल ऑफेंस, मतलब जमानती अपराध। जमानती अपराध कहां दिया है? अब आप खुद देखो, हमने एक बात क्या की थी कि शेड्यूल 1 में अपराधों को क्लासिफाइड किया है, उनको कैटेगरी में डिवाइड किया है, किस तरह की? बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। तो इसका मतलब क्या है कि जो बेलेबल ऑफेंस है या नहीं है, ये कहां दिया गया होगा? कहां? प्रोवाइडेड बेलेबल इन शेड्यूल 1, कि जो शेड्यूल 1 में बेलेबल दिए गए हैं वो बेलेबल होंगे। नंबर 2
नंबर 2, या फिर क्या हो सकता है, डिक्लेयर एज अवेलेबल इन एनी अदर, किसी अन्य विधि में उसको अवेलेबल बता दें। जैसे कि आपका हुआ ट्रिपल तलाक वाला केस, अलग तो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें क्या बोल रहा है, मान लिया ट्रिपल तलाक कर देते हैं, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बेलेबल है, वहां पे बेलेबल बताया, तो यहाँ पर भी उसका प्रोविजन जब भी चलेगा, उसका ट्रायल चलेगा, तो वो क्या होगा, बेलेबल ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होगा कि जिन कौन से ऑफेंस अवेलेबल होंगे, वो वाले ऑफेंस सभी अवेलेबल होंगे जो कि शेड्यूल 1 में अवेलेबल दिए गए हैं, या फिर क्या किया गया है, जिनको किसी भी अन्य लॉ के द्वारा क्या बताया गया, अवेलेबल डिक्लेयर किया गया। क्लियर है कि नहीं? अब अवेलेबल की बात करते हैं। अवेलेबल ऑफेंस का मतलब सही मायने में मतलब देखा जाए तो ये होते हैं वे अपराध जिनमें अभियुक्त को बेल एज ए राइट ग्रांट की जा सकती है। मैं क्या, मान लीजिए मेरे खिलाफ कोई अपराध लगा, अपराध कौन सा है, जो शेड्यूल 1 में अवेलेबल बताया गया है या फिर किसी अन्य लॉ में क्या बताया गया, अवेलेबल डिक्लेयर किया गया। मतलब क्या है कि वो अपराध है जो जमानती है, मैं कोर्ट के पास जाऊंगा, जैसा बेल दे, ओके मैं देता, जैसा कि अवेलेबल ऑफेंस है, आपको देनी पड़ेगी बेल। बेल कौन दे सकता है, कोर्ट भी दे सकता है, पुलिस भी दे सकती है। तो अवेलेबल में क्या होगा, बेल लेना आपका अधिकार होगा, ना कि कोर्ट का बेल। अब मैं बेल की बात करना चाहूंगा, नॉर्मल बेल। अवेलेबल की बात करें तो इसलिए मैं बेल की बात करूंगा। बेल मतलब जमानत। अब जमानत के लिए आपको दो चीजें देंगे। चलो एक काम करो, मैं बेल की बताता हूँ कितने तरह की होती है। नंबर 1 एक तो होगी बेलेबल, बेलेबल ऑफेंस एज ए राइट। आप अधिकार में जैसा मेरा अधिकार है बेल लेने का, बेल। नंबर 2 क्या, कौन सा होते हैं, नॉन बेलेबल। अब ये बात, जब वो नॉन बेलेबल है, वहां पे बेल मिली ही नहीं है, तो उसको बेल कैसे देंगे? देखो ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा, है ना, कौन कोर्ट डिस्क्रिप्शन मतलब कोर्ट के विवेकाधिकार। ये कैसे है, कोर्ट का विवेकाधिकार। कोर्ट को अगर लगता है कि नॉन बेलेबल लेकिन मुझे बेल दे देनी चाहिए, तो कोर्ट वहां पर इसको बेल दे दे। पहले पुराने सीआरपीसी की बात करें, सीआरपीसी में कहां था पहले, 436, ये था 437, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल देना, सीआरपीसी। अब आगे बात करते हैं, एक होता है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्रिम जमानत। मतलब अभी तक मुझे अरेस्ट नहीं किया लेकिन फिर भी मैं बेल लेना चला गया। बेल किस चीज के लिए, भाई अभी तो अरेस्ट ही नहीं किया, मतलब साहब मुझे आशंका है बंदा मुझे किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करा सकता है। कैसे मामले में, नॉन कॉग्निजेबल में, क्योंकि अगर सॉरी नॉन बेलेबल, अगर बेलेबल ऑफेंस होता तो मैं तो एज ए राइट यहाँ पे आके मांग सकता हूँ, लेकिन नॉन बेलेबल है तो मुझे बेल नहीं मिलेगी आसानी से। जैसे आपका मूड अच्छा हुआ, उन्हें लगा कि बंदा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो बेल दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो इसलिए मैं क्या करूँ, पहले ही सीआरपीसी का सेक्शन 438 में जाऊंगा, किसके पास, या तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास या फिर हाई कोर्ट के पास, दो को ही पावर होती है बेल देने की, एंटीसिपेटरी बेल देने की। तो मैं क्या करूँगा, बेल दे दूंगा पहले, अरेस्ट होने से पहले, कि जब भी मुझे अरेस्ट किया जाए मैं कोर्ट पुलिस को जाऊंगा, लो बेटा मैंने ऑलरेडी बेल दे दिया, आपने अरेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं बेल का अधिकारी हूँ, मैंने यहाँ पे बेल ले लिया, आप मुझे रिलीज करोगे, क्योंकि मैं विद सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी कोर्ट से परमिशन लेके आऊँ कि जैसा जब मेरी जरूरत होगी मैं कोर्ट में अवेलेबल हो जाऊंगा, ताकि मुझे पुलिस अरेस्ट ना करे। तीन तरह की बेल पड़ी है, बेलेबल ऑफेंस में बेल, नॉन बेलेबल में और एंटीसिपेटरी बेल। चौथी एक बेल और, वो बेल कौन सी होती है, डिफॉल्ट बेल। मतलब क्या, सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 167, मतलब क्या कि जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि 24 आवर्स से ज्यादा किसी को विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अरेस्ट नहीं कर सकते। पुलिस अरेस्ट करती है, पुलिस का काम क्या होता है अरेस्ट करने का, कि इन्वेस्टिगेशन करे। 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई तो वो कई कोर्ट के पास जैसा हमें और टाइम चाहिए, तो वो टाइम देंगे। टाइम को दो भागों में डिवाइड किया, मैं ज्यादा अंदर नहीं जा रहा, फिलहाल मेन पॉइंट बता रहा हूँ आपको। एक 60 दिन, एक 90 दिन। 60 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो या 90 दिन में। अगर कोई 10 वर्ष से कम पनिशमेंट का मामला है
कम सजा का प्रावधान, तो 60 दिन तक आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं मैक्सिमम, तब तक वो अभियुक्त जेल में रहेगा, जुडिशियल कस्टडी हो या पुलिस कस्टडी मिला करके देगा। अगर वो 10 वर्ष से अधिक या आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड से दंडनीय अपराध हो तो 90 दिन, और अगर 90 दिन और 60 दिन में चार्जशीट नहीं आती है तो वहां पर आफ्टर 90 और 60 डेज क्या हो जाता है, एक राइट पीरियड हो जाता है, राइट टू बेल, कि उसे बेल का अधिकार मिल जाएगा। समझ आया? बेल, बेलेबल ऑफेंस में बेल, नॉन बेलेबल में बेल, एंटीसिपेटरी बेल एंड द डिफॉल्ट बेल। क्लियर है? अब बेल क्यों दे रहे हैं बार-बार, यहाँ पे आके बेल क्यों दे रहे हैं, हर जगह बेल देने की कोशिश क्यों करें? बेल दे गए। आपने एक केस सुना होगा, नहीं सुना मैं बताता हूँ, मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जस्टिस कृष्णा ने क्या कहा था, बेल इज द रूल एंड द जेल इज द एक्सेप्शन। मतलब क्या है, जो नियम है वो है बेल देना, और एक्सेप्शन क्या होता है, जेल में डालना। क्योंकि हमारा मोटिव जेल में डालना नहीं, किसी व्यक्ति को जेल में निरुद्ध रखना नहीं है। क्या मोटिव है, बेल दे देना। तो रूल इज, बेल इज द रूल एंड द जेल इज द एक्सेप्शन। उम्मीद है पहला डेफिनेशन क्लॉज विद डिटेल आपको समझ में आया होगा। डेफिनेशन क्लॉज हमने पहला पढ़ा है। अच्छा, नए सीआरपीसी में कहां पे दिया गया है बेल, बेलेबल ऑफेंस नए में दिया है BNSS 2C या नए वाले में किसमें है, 2C में, पहले में था 2A। याद रहेगा? क्लियर है? अगर चीजें समझ में आई हैं तो उसको कंटिन्यू करना। अगली क्लास जब होगी शायद कल अपलोड, कल संडे है, मंडे अपलोड करेंगे, फिर देखना उसको आगे बढ़ेंगे, पूरा सीआरपीसी करेंगे ऐसे। ठीक है? और जो बैच ज्वाइन करना चाहता है आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, जो भी कमेंट कर सकते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके एवरीवन, सी यू टुमारो एंड ऑल द बेस्ट।